Hello everyone, my name is Vikas Ashwat. I'm a civil engineer. Welcome to VY Engineering Flix. आज हम MES के प्रीवियस ईयर के सॉम के जितने भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल आए थे वो कंप्लीट करने वाले हैं। वो कंप्लीट करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट है जो हमें पता होना ज़रूरी है ये कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए पूरे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के डिफरेंट मेथड्स के, डिफरेंट फॉर्मूलाज के। यू मस्ट हैव टू गो थ्रू इट। पर इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज उन्हें रटना बहुत जरूरी है और उनको रट के रख लेना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो करना, टॉपिक वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ। सो जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, I will give you brief introduction of formulas those you need to mug up or remember. Those standard formulas are in front of you. इतने formulas हमें रट के रखने हैं। कैंटिलीवर बीम जो एक्सटर्नल मूवमेंट m लग रही है, कैंटिलीवर बीम पे एक्सटर्नल मूवमेंट m लग रही है, इस m को l स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 2EI, इट विल बी अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द एंड पॉइंट। अब ये पावर जो है ना कैंटिलीवर बीम में L का पावर स्क्वायर है तो वही पावर डिनोमिनेटर में ले लो। अब डिफ्लेक्शन से स्लोप की डिग्री 1 से कम होती है। अगर डिफ्लेक्शन की डिग्री 2 है तो स्लोप की डिग्री 1 हो जाएगी, और जिसका इतना पावर है तो वो डिनोमिनेटर में सेम पावर ले लेना। तो पहले का तो काम हो गया, ml स्क्वायर बाई 2EI, वो हो गया डिफ्लेक्शन से 1 डिग्री कम तो मुझे स्लोप मिल गया, दैट्स इट। और इसका बेंडिंग मोमेंट होगा सिर्फ m। ये तीनों चीजें मुझे याद रखनी है। अगर मैंने पॉइंट लोड लगा दिया, मूवमेंट का यूनिट जो होता है वो होता है किलो न्यूटन मीटर, और लोड का यूनिट होता है किलो न्यूटन। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस लोड को मुझे L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मूवमेंट को L स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो उसका जो यूनिट बना वो यूनिट मुझे लाना है, तो ये इसको भी मुझे L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे एक चीज तो मुझे पता चल जाएगी, वो है W इंटू एल क्यूब चाहिए होगा डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, दैट डिवाइडेड बाय पावर जितना है उतना ही डिनोमिनेटर में लूंगा 3EI। अब इसमें से एक कम कर दूंगा तो मुझे स्लोप मिल जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। जितना मैंने स्लोप लिया है उतना ही मैं डिनोमिनेटर में लूंगा, तो मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट्स इट। अगर ये लोड है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा ये आएगा ऐसा W इंटू एल एट द एंड, तो इसका बेंडिंग मोमेंट आएगा W इंटू एल। मुझे बेंडिंग मोमेंट का भी पता होना जरूरी है, W इंटू एल, वो हो गया। थर्ड वन यूडीएल है। यूडीएल उसका यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर, मूवमेंट का यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर। तो इस पर मीटर को मीटर में करने के लिए मुझे L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में m के साथ L स्क्वायर था, किलो न्यूटन मीटर के साथ L स्क्वायर था डिफ्लेक्शन में, तो L स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास यूडीएल के साथ मुझे L⁻⁴ रखना पड़ेगा, यूडीएल के साथ मुझे WL⁻⁴ रखना पड़ेगा। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 8EI इन केस ऑफ कैंटिलीवर, राइट। अब ये तो हो गया डिफ्लेक्शन का, स्लोप की डिग्री डिफ्लेक्शन से 1 कम, तो एक ये हो जाएगा WL क्यूब। अगर क्यूब है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 इट इज 6EI। ये बन गया। तीनों फॉर्मूलाज कैंटिलीवर बीम के मेरे पास आ गए। इसका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कुछ ऐसा डायग्राम होगा इसका, और इसकी वैल्यू होगी एंड में WL²/2, ये यहाँ पे दी हुई है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, इतने तो मुझे पता होने जरूरी है। ये था कैंटिलीवर के बारे में। ये था सिंपली सपोर्टेड की, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम का है, यहाँ पे एंड में मूवमेंट लगा दिया। इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सिर्फ कुछ ऐसा आ जाएगा m वैल्यू का। इसमें यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर है, तो इसका जो m मिल रहा है, m इसको मुझे याद रखना पड़ेगा ml²/8EI जो है डिफ्लेक्शन, और ml/2EI जो है एंड का स्लोप। इसमें भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे है, एंड का स्लोप जो है वहां पे है। इनकी वैल्यूज मुझे याद करनी पड़ेगी, विच इज WL⁻⁴/48EI एंड स्लोप इज WL²/16EI। ये पूरा टेबल आपको याद करना है। वंस यू रिमेंबर दिस टेबल देन यू कैन कम टू द लेक्चर। आप देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मगर इसके बिना आई डोंट रेकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो अहेड। आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा 1-2 न्यूमेरिकल में कि पूरा इस फॉर्मूले का ही खेल है। आपको इतने फॉर्मूले तो पता होने जरूरी है, पहली बात। सेकंड, इन दिस you must know a basics of few
a basics of you must know a basics of few methods such as movement area method, then conjugate beam method, double integration method, then Macaulay's method to calculate. These all methods are used to calculate slope and deflection. अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन वॉच माई वीडियोज इसी चैनल पे। चैनल का नाम है VY इंजीनियरिंग फ्लिक्स। इसी चैनल पे आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे इन चारों मेथड्स के, मूवमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैक्यूलस मेथड। और उसको बेस्ट यूज कहां पे करना है, इतना प्री रिक्विजिट है, ये पता होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस few standard formulas, cantilever subjected to bending moment, cantilever subjected to point load, cantilever subjected to UDL। सेम तीनों चीजें हमें इसमें भी चाहिए। Subjected to central point load, subjected to UDL and ends are being subjected to movement। Prerequisite। After this prerequisite हम पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हाँ पढ़ सकते हो क्वेश्चन। कैंटिलीवर बीम ऑफ AC, cantilever beam AC of a uniform cross section carries uniformly distributed load over the portion AB portion पे, ये B portion यहाँ पे है, AB portion पे uniformly distributed load है of a length L, यहाँ पे length L दी हुई है। slope at a free end will be, free end ये है, यहाँ का मुझे slope बताना है। now to calculate this I can use standard formula or I can use a movement area method। अब ये मूवमेंट एरिया मेथड क्यों बोल रहा हूं, कैंटिलीवर बीम के लिए बेस्ट मेथड जो है वो है मूवमेंट एरिया मेथड। कैंटिलीवर बीम के लिए जो बेस्ट मेथड है वो है मूवमेंट एरिया मेथड। यहां पे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है उसके सोल्यूशन के लिए मैं आपको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं एंड नाउ उसके बाद में हम देखते हैं। ये कोई बीम है, इस बीम के ऊपर ये बीम यहाँ पे दिस इज अ बीम, यहाँ इस पॉइंट तक यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसका लेंथ है, उस पॉइंट तक का लेंथ है L एंड आफ्टर दैट इट इज L/4। वो जो L/4 बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे बट स्टिल नो इश्यूज। दिस पॉइंट इज C पॉइंट, हियर द पॉइंट इज B पॉइंट एंड हियर A पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, स्लोप एट अ फ्री एंड। आई नीड टू कैलकुलेट slope at a free end। in order to calculate slope at a free end, अगर ऊपर से लोडिंग है ये बीम कुछ नीचे में डिफ्लेक्ट हो जाएगा फॉर श्योर। अगर बीम नीचे में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका जो ये कर्व आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे स्लोप बनेगा कुछ, यहाँ पे जो स्लोप बनेगा दिस विल बी अ स्लोप एट अ पॉइंट C which is theta at C। इसको मुझे कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, इसको मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। अब जरा सा सुनोगे, ये तो मैंने सिर्फ आपके जानकारी के लिए ये सब दिखा दिया था पहले से, ठीक है। वो स्लोप बनता कैसे है क्या, ठीक है। तो हमारे पास ये बीम है और बीम पे लोडिंग है इस पॉइंट तक, वो पॉइंट L डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमने अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है जो हमें डिफ्लेक्शन और रोटेशन देता है बीम के एंड पे। सपोज मैंने बीम यहीं पे कट कर दी और उस बीम की लेंथ है, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, बीम की लेंथ ऊपर L है। इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन जो आएगा इस UDL की वजह से इस यहाँ का WL⁴ that divided by 8EI, ये था डिफ्लेक्शन। पर हमें डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। कौन से पॉइंट का, इस B पॉइंट का स्लोप मैं पहले निकालूंगा, फिर उससे मैं C पॉइंट का निकालूंगा। कैसे, वो देखो बस, यहाँ पे ये डिफ्लेक्टेड शेप आएगा, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ अ लोडिंग, व्हेन देयर इज अ लोडिंग द शेप विल बी अ पैराबोलिक शेप है। इस एंड में कोई स्लोप बनेगा एट दिस पॉइंट, उस स्लोप की वैल्यू होगी WL³ that divided by 3 WL³ that divided by
कैंटिलीवर बीम है इसलिए वो 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6EI, ये जो होगा वो थीटा एट बी होगा। इसके बियॉन्ड कोई लोड है क्या? यहाँ इस जोन में फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम दिस बी पॉइंट, फ्रॉम दिस बी पॉइंट टू दिस सी पॉइंट देयर इज नो लोड, फ्रॉम दैट बी पॉइंट टू सी पॉइंट देयर इज नो लोड। अगर लोड नहीं है, लोड नहीं है, जिस पॉइंट से लोड खत्म हुआ है ना, उस पॉइंट से इलास्टिक कर्व एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो इसीलिए मैं इसको आपको इलास्टिक कर्व यहां तक पैराबोलिक है, उसके आगे में इलास्टिक कर्व विल बी वन स्ट्रेट लाइन। तो मैं आपको यहां से स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूं इन अ फॉर्म ऑफ टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूं। आप जरा समझो इस बात को, आप जरा समझो इस बात को। अगर यहां पे मैंने स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट ड्रॉ की, यहां पे एंगल, इस पॉइंट पे अगर एंगल थीटा बी है, इस लाइन को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल भी थीटा बी होगा, ये एंगल भी थीटा बी होगा। अब यहां पे आने के बाद में अगर मैंने यहां पे और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे एंगल क्या होगा? थीटा बी। इट मींस थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी, क्योंकि ये सी पॉइंट का थीटा पूछा है हमें, ये सी पॉइंट है। थीटा बी इटसेल्फ इज इक्वल टू थीटा सी, एंड थीटा बी की वैल्यू क्या थी? WL³ दैट डिवाइडेड बाय 6EI। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज अ राइट ऑप्शन फॉर दिस न्यूमेरिकल। इसको हम कर सकते हैं पहले वाले मेथड से जो मैंने आपको पढ़ाई हुई थी, मूवमेंट एरिया मेथड, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। मैं दो काम करूंगा, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा, वरना वो दूसरा मेथड जो भी इसको लग रहा है उसका यूज कर सकता हूं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आई विल यूज इट। इस क्वेश्चन में मैं एक एडिशनल बात बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में मैं एक एडिशनल बात बताना चाहता हूं। अगर मुझे इस सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन पूछते तो मैं काम क्या करता? इतना डिफ्लेक्शन इस जगह में जितना है उतना ही है, ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकाल लेता। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी यहाँ पे आ जाता, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी यहाँ पे आ जाता। इसके आगे में इसकी लेंथ कितनी है? L/4, और इसका एंगल कितना है? थीटा बी। तो ये लेंथ है L/4, तो ये वर्टिकल हाइट कितनी हो जाती? L/4 इंटू थीटा बी। सो टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी अगर मैं बोलता, तो मैं बोलता डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी प्लस L/4 इंटू थीटा बी। दैट्स इट। आपको समझ रहा है? L/4 इंटू थीटा बी क्यों? यहाँ पे tan थीटा लगाना है मुझे। ये देखो थीटा बी ये है, x ये है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा हूँ। tan थीटा बी इज इक्वल टू y की वैल्यू मैं ये लिख रहा हूँ, y, दिस इज y, और ये जो वैल्यू है मैं इसको x रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो y/x। ओके, तो y वैल्यू चाहिए मुझे, y कितना आ जाएगा? x इंटू tan थीटा, राइट। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा है इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा बी, तो इट विल बी x इंटू थीटा बी। x की वैल्यू है L/4, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया L/4 इंटू थीटा बी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसका जो आंसर है वो ये आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अगेन। This question was asked in MES 2012। यहाँ पे सवाल देखो, the ... at any section is given in the beam is equal to ... at a corresponding section in a conjugate beam। देखो, अब हमने conjugate beam मेथड में उसका दो थ्योरम देखे थे। थ्योरम वन वो ये हमें ये बताता है, अगर रियल बीम का मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ रियल बीम इज इक्वल टू शियर फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम। थ्योरम 2 हमें ये बताता है, इन अ रियल बीम डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट बीम। रियल बीम का अगर स्लोप चाहिए तो मुझे कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स निकालना है, अगर रियल बीम का डिफ्लेक्शन चाहिए कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। अगर रियल बीम में किसी x पॉइंट पे एट एनी सेक्शन x आई नीड अ स्लोप, आई नीड टू कैलकुलेट अ शियर फोर्स इन अ कॉन्जुगेट बीम एट दैट सेक्शन एट दैट पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो। 10 एट एनी सेक्शन इन अ गिवन बीम इज इक्वल टू एट द करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन द कॉन्जुगेट बीम the slope
at any section in a given beam is equal to shear force at the corresponding section in the conjugate beam। पहला वाला थ्योरम यहाँ पे सेट बैठ रहा है, पहला वाला थ्योरम यहाँ पे क्लियरली बैठ रहा है। पहला ये यही चीज बता रहा है, अगर किसी सेक्शन पे मुझे स्लोप चाहिए रियल बीम में, in a given beam, real beam itself is a given beam, then I need to calculate a shear force at the corresponding section in a conjugate beam, right? अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, अगर मुझे गिवन बीम में, गिवन बीम, ये गिवन बीम है जो क्वेश्चन में दी होती है, अगर मुझे गिवन बीम में डिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे कॉन्जुगेट बीम में निकालनी पड़ेगी क्या, बेंडिंग मूवमेंट। पर मेरे क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है। मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं दिखो डिफ्लेक्शन शेयर फोर्स मैच हो रहा है क्या, नहीं, रॉन्ग है ऑप्शन। स्लोप बेंडिंग मूवमेंट, नहीं, हमें क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन के लिए हम यूज करते हैं बेंडिंग मूवमेंट का, स्लोप के लिए हम यूज करते हैं शेयर फोर्स का। स्लोप डिफ्लेक्शन, वो स्लोप देके डिफ्लेक्शन कैसे निकालेगा, दिस ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग, ऑल दीज आर रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास। मैं वापस एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी, बट आपको समझने के लिए मैंने चारों ऑप्शन रीड किए हैं, पहला ऑप्शन ही आंसर था। तो स्लोप निकालने के लिए रियल बीम में, गिवन बीम में मुझे शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा एट अ करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन द कॉन्जुगेट बीम। दिस इज द आंसर फ्रॉम द थ्योरम, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ MES 2012। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट पार्ट ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग इन द फॉलोइंग फिगर। प्योर बेंडिंग क्या होती है, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था। इलास्टिक कर्व वो होता है पैराबोलिक फॉर सिंपल बेंडिंग, जहां पे बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट है और शेयर फोर्स भी एग्जिस्ट है। इलास्टिक कर्व वो होता है सर्कुलर, जहां पे प्योर बेंडिंग हो। और प्योर बेंडिंग कहां पे होती है, जिस पोर्शन में शेयर फोर्स 0 हो और बेंडिंग मूवमेंट प्रेजेंट हो, बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट बट शेयर फोर्स इज 0। इन सच अ पोर्शन, जो भी पोर्शन होगा, दैट पोर्शन इज नोन एज अ पोर्शन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, पोर्शन ऑफ प्योर बेंडिंग और जोन ऑफ प्योर बेंडिंग। यहां पे देखते हैं अभी उन्होंने क्या बोला है, व्हाट पार्ट ऑफ द बीम, हो सकता है ये भी पार्ट हो सकता है BC पार्ट हो सकता है CD पार्ट हो, इसमें से कोई भी एक पार्ट जिसमें शेयर फोर्स 0 हो, उस पार्ट को हम पार्ट ऑफ प्योर बेंडिंग बोलेंगे। हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करके देखते हैं तो हमें कुछ आइडिया आ जाएगा। इसका शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस D पॉइंट पे इसका मूवमेंट लेते हैं तो हमें रिएक्शन A का पता चल जाएगा। टू कैलकुलेट रिएक्शन A, आई हैव टू टेक अ मूवमेंट एट अ पॉइंट D इज इक्वल टू 0। उसके लिए RA इंटू 5, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लोड है, तो इस D पॉइंट पे ये सैगिंग मूवमेंट क्रिएट करेगा, -20 इंटू 3 -30 इंटू 1। ये आपको बेंडिंग मूवमेंट का इक्वेशन, ये नेगेटिव सैगिंग है, हॉगिंग है, इसलिए -30 लिख दिया। RA इज इक्वल टू -20 इंटू 3 -60 -90, वहां उस साइड में जाके +90 डिवाइडेड बाय 5, ये कुछ 18 किलोन्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन आ रही है, मैंने 18 किलोन्यूटन लिख दी है, राइट। इस बीम का अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू प्लॉट दी शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे देखो आप, इस बीम का मैं शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, बीम ऊपर में है, आपको बस समझना है, यही ये लाइन प्रोजेक्ट हो रही है नीचे में, इसका यहाँ पे शेयर फोर्स निकाल रहा हूँ मैं, ये पॉइंट है वो, ठीक है। यहाँ पे मैं शेयर फोर्स निकाल रहा हूँ, शेयर फोर्स निकालने 18 अपवर्ड गया, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 18 अपवर्ड, राइट, 18 अपवर्ड, 18 किलोन्यूटन सेक्शन, इस सेक्शन पे मैंने लिया, शेयर फोर्स निकाल रहा हूँ, RA अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट से अपवर्ड जो होता है वो पॉजिटिव। हमने इसको याद कैसे रखा था, राइट अपवर्ड नेगेटिव, राइट सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन है, इसके राइट में जो भी फोर्स है, अगर वो अपवर्ड होता है तो नेगेटिव होता है, अगर वो अपवर्ड होता है तो नेगेटिव होता है। अगर हमने रन से याद रख लिया, राइट अपवर्ड नेगेटिव, तो लेफ्ट, ये सेक्शन है, इसके लेफ्ट का, यहाँ पे ये लेफ्ट में है, फोर्स लेफ्ट में है, सेक्शन के लेफ्ट में जो भी अपवर्ड होगा तो लेफ्ट अपवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट अपवर्ड अगर नेगेटिव हो रहा है तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होगा।
तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव। अब वो बी पॉइंट तक कांस्टेंट चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे बी पॉइंट तक एज इट इज रख दिया। इस बी पॉइंट पे वो -20 नीचे आ रहा है, तो मैं +18 था उसमें से -20 कर दूंगा, तो ये कुछ 2 यहाँ पे बच जाएगा -2, और वो यहां तक कांस्टेंट चलेगा, तो मैं यहां तक उसको कांस्टेंट ले रहा हूं सी पॉइंट तक। अब सी पॉइंट पे वो जो -2 था वो ड्रॉप होगा अगेन -30 से, क्योंकि लोड डाउनवर्ड है, तो ये बन जाएगा -32। अब वो -32 इस एंड डी सेक्शन तक कांस्टेंट चलेगा, और यहाँ पे इसको मिक्स कर दूंगा, तो मेरे पास जो शेयर फोर्स का डायग्राम बन रहा है अभी, ये बन रहा है -2 एट दिस पॉइंट, -32 एट दिस पॉइंट। अब पोर्शन यहाँ पे देखते हैं, ए बी पोर्शन है, बीसी पोर्शन है, सीडी पोर्शन है। हमारा इलास्टिक कर्व सर्कुलर होता है जब प्योर बेंडिंग हो, और प्योर बेंडिंग जो होती है, जहां प्योर बेंडिंग उस जोन में होती है जिस जोन में शेयर फोर्स 0 हो। मैं पोर्शन ए बी में देख रहा हूं, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है क्या? नहीं, इट इज अ +18। इस बीसी पोर्शन में शेयर फोर्स 0 है क्या? नहीं, इट इज अ -2। इस सीडी पोर्शन में 0 है क्या शेयर फोर्स? नहीं, इट इज -32। देयर इज नो पोर्शन where shear force is equal to 0. Therefore no part of the beam is subjected to pure bending. Fourth option is a right option. चलो, अगर ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2012 का क्वेश्चन है। Simply supported beam subjected to uniformly varying load of intensity W. Simply supported beam है, uniformly varying intensity at a left end A reduces to 0 at a right end B, then slope at a end B is, इस B end पे slope क्या है वो पूछ रहा है। इसको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। बीम है सिंपली सपोर्टेड, वो ये बोल रहा है simply supported subjected to uniformly varying load of intensity W at a end A reduces to 0 at a right end B. लेफ्ट एंड है ये लेफ्ट एंड, यहाँ पे उसको अगर मैं नाम दे रहा हूँ, दिस इज लेफ्ट एंड विच इज ए, राइट एंड विच इज बी। अब लेफ्ट एंड पे लोड है W एट एंड ए एंड रिड्यूसेस टू 0 एट द राइट एंड B। इस राइट एंड B पे 0 है और एंड A पे ऐसी कुछ वैल्यू है। मैं ज़रा सा लोडिंग सेपरेटली दिखाने के लिए इस बीम में और उसमें क्या रख रहा हूँ। इस जगह में वो है W और इस जगह में उसका मैग्नीट्यूड है 0। ये देखो कौन सा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ इंटेंसिटी W। जनरली ये जो W लोड दिया हुआ होता है वो होता है इन अ किलो न्यूटन पर मीटर, उसको बोलते हैं लोड इंटेंसिटी। बट इसने क्लियरली लोड में दिया हुआ है, तो लोड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये लोड इंटेंसिटी को L से पहले से मल्टीप्लाई करके रख दिया इसने। इस लोडिंग के इंटेंसिटी को इन्होंने पहले से L से मल्टीप्लाई करके W लोड में रख दिया है, राइट। तो मुझे इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ इंटेंसिटी W, इंटेंसिटी ही बोला है, लोड इंटेंसिटी किलो न्यूटन मीटर में होता है, मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे लगा ये क्लियरली लोड है, बट इट इज गिवन एज अ लोड इंटेंसिटी, तो इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन पर मीटर में। इस W का W मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, और इस बीम की टोटल लेंथ है L। अब मुझे निकालना क्या है, सवाल मेरा ये है, मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप एट एंड बी, राइट। आई वांट टू कैलकुलेट अ स्लोप एट दिस पॉइंट। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका पता नहीं है, तो मेरे पास 4 ऑप्शन बचते हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मूवमेंट एरिया मेथड से अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो मूवमेंट एरिया मेथड ये बोलता है चेंज इन अ स्लोप बिटवीन A and B is equal to area of m by EI डायग्राम, राइट। ये मुझे चेंज इन स्लोप देगा, इसके लिए मुझे किसी एक पॉइंट का स्लोप पता होना जरूरी है, सो आई कैन नॉट यूज दिस। मुझे एक पॉइंट का स्लोप चाहिए, ये मुझे चेंज इन स्लोप दे रहा है, मूवमेंट एरिया मेथड मैं डिस्कार्ड करता हूँ। दूसरा बचता है
कॉन्जुगेट बीम मेथड। इस मेथड में मुझे एक कॉन्जुगेट बीम बनाना है। अगर उसका मैंने शेयर फोर्स निकाल लिया, इसका मतलब रियल बीम का मेरे पास स्लोप निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। ये एक बेहतर ऑप्शन है मेरे लिए, मैं इसका यूज कर सकता हूँ स्लोप निकालने के लिए। तो ठीक है, चलो इसका यूज करते हैं। कॉन्जुगेट बीम का शेयर फोर्स निकालना है, रियल बीम का स्लोप। कॉन्जुगेट बीम क्या होता है? कॉन्जुगेट बीम वो होता है, रियल बीम से हमें कॉन्जुगेट बीम ऑब्टेन करने के लिए हमें सपोर्ट की कंडीशन को बदलना होता है। इन दिस केस हिंज विल बी रिप्लेस्ड बाय रोलर और हिंज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रोलर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ रोलर और हिंज, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसी बीम को वैसे के वैसे रख रहा हूं और इसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ कॉन्जुगेट बीम। ये जो बीम था मेरे पास सिंपल सपोर्ट, तो मेरे पास अगेन सेम हिंज को मैंने हिंज ही रखा, कोई फर्क नहीं दिखा रहा हूं मैं, और रोलर को मैंने रोलर ही रखा। तो ये जो रियल बीम था, ये निचला वाला, ए एंड बी इज अ रियल बीम, दिस इज अ कॉन्जुगेट बीम। अब कॉन्जुगेट बीम के ऊपर लोडिंग डालूंगा तभी तो मैं शेयर फोर्स निकाल लूंगा। बिना लोडिंग के कॉन्जुगेट बीम से शेयर फोर्स कैसे निकाल सकता हूं? अब रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम पे लोडिंग डालनी है, तो मुझे रियल बीम का एम बाई ई डायग्राम निकालना है और उस एम बाई ई डायग्राम को कॉन्जुगेट बीम पे एज अ लोडिंग डालना है। राइट? तो यहां पे मुझे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एज अ लोडिंग मैं इस कॉन्जुगेट बीम पे डाल दूंगा। अब ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कुछ, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगा वो आता है पीक वैल्यू कहीं यहाँ पे, और ये कुछ ऐसे जाएगा। इट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप निकाल के देखोगे तो ये कुछ L/√3 के डिस्टेंस पे यहाँ एंड सपोर्ट से वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, और यहाँ से ये धीरे 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 करके ये जीरो पे जाता है। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू है। ये डायग्राम थोड़ा सा, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये सीधा गिर जाएगा। इस L/√3 पे इसकी वैल्यू होती है WL²/9√3। ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका बेंडिंग मोमेंट सैगिंग आएगा इस पॉइंट पे, तो मैं इसको सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को अपवर्ड लोडिंग से दिखा रहा हूँ, अपवर्ड लोडिंग से आपको दिखा रहा हूँ। राइट? अब अगर मुझे इसका एरिया पता कराना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस, तो ये इस क्वेश्चन को देखो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन MES 2012। अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर हमें समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको समझ जाएगा। यहाँ पे एक कोई सिंपल सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, यहाँ पढ़ते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी यहाँ पे, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ इंटेंसिटी W एट द लेफ्ट एंड A, लेफ्ट के एंड को ये बोला है, और वहाँ पे कोई इंटेंसिटी W है। इंटेंसिटी इज अ W। इंटेंसिटी जो होती है वो होती है किलो न्यूटन मीटर में। यहाँ पे मैंने W इंटेंसिटी दिखा दिया। एट द लेफ्ट एंड A reduces to 0 एट अ राइट एंड B। इस राइट एंड पे 0 पे रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 0 पे पहुँच गई, और मैं आपको सीधा ये डायग्राम यहाँ पे लोडिंग का आपके सामने ऐसे दिखा रहा हूँ। दिस इज अ लोडिंग विच इज बीइंग गिवन इन अ क्वेश्चन। इतना देने के बाद में इन्होंने पूछा क्या है, देन स्लोप एट एंड B। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। आई नीड टू कैलकुलेट स्लोप एट B विच इज थीटा B इज इक्वल टू हाउ मच। ये सवाल है।
अब कैलकुलेट करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर जो लोडिंग दी है, इस लोडिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, मैंने पॉइंट लोड का याद रखा है, मैंने ऐसे लोडिंग का याद नहीं रखा। फॉर दैट व्हाट डू आई नीड टू डू, आई नीड टू यूज वन मेथड आउट ऑफ 4। चार मेथड कौन से हैं? पहला मूवमेंट एरिया मेथड है, दूसरा कॉन्जुगेट बीम मेथड है, तीसरा मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड है, और चौथा मेथड है मैक्यूलस मेथड। मूवमेंट एरिया मेथड में अगर स्लोप निकालना है तो चेंज इन स्लोप देता है दो पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चेंज इन स्लोप देगा। इसका मतलब मैं आपको ये पहले ऐसे दिखा रहा हूँ, ये कर्व है, इस पॉइंट पे से दोनों के बीच में अगर ले लिया तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, राइट, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा बट स्टिल यू हैव टू ट्राई इट। इस पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो टेंजेंट है, और इन दोनों के बीच में का एंगल मिलेगा, इन दोनों के बीच में का एंगल मुझे मिलेगा, इन दोनों के बीच में का एंगल मुझे मिलेगा इन मूवमेंट एरिया मेथड। सो आई कैनॉट यूज इट बिकॉज आई डोंट नीड डिफरेंस इन एंगल। हाँ, और एक पॉइंट है इसमें, और एक पॉइंट ये है कि अगर इस कर्व पे कहीं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है तो वहां पे स्लोप क्या होगा, जीरो, और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में कुछ स्लोप मिलेगा, तो ये जो स्लोप मिलेगा वही स्लोप मिलेगा थीटा बी। इट्स राइट, बट आई नीड टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, उसका भी कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, तो मैं वो भी ढूंढते नहीं बैठूंगा। तो ये जो पहला मेथड है जो मेरे पास मिला है, उस मेथड का तो मेरे पास कोई यूज नहीं है, आई कैनॉट यूज दिस मूवमेंट एरिया मेथड। नाउ व्हाट लेफ्ट इज अ कॉन्जुगेट बीम मेथड। In a conjugate beam method, I need to plot m by e डायग्राम, और उसका मुझे एरिया निकालना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं पता है तो पिछले वाले लेक्चर्स देख लो। कॉन्जुगेट बीम में m by e एरिया डायग्राम से मुझे उसका शेयर फोर्स निकालना पड़ता है कॉन्जुगेट बीम में। तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा और कुछ ऐसा। पैराबोली है, ये मैक्सिमम अनसिमेट्रिकल लोकेशन पे है, ये होता है L/√3 पे मैक्सिमम। आप अगर करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। पर मुझे ये अनसिमेट्रिकल जो है, ये एक जगह इधर में ज्यादा पोर्शन है, इधर में कम पोर्शन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके एरिया का कोई आइडिया नहीं है मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, विच आई एम नॉट गोइंग टू यूज। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, पर आपको मैं वेरियस ऑप्शंस बता रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन मेरे पास आता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। यस, आई कैन ट्राई दिस। डबल इंटीग्रेशन मेथड इज हेल्पफुल फॉर दिस। डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करने का एक मुझे कर्वेचर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा यूलर का, दैट इज इक्वल टू mx। इसमें एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, mx की इक्वेशन थ्रू आउट द लेंथ सेम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, ei की वैल्यू सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। इस लेंथ में ei की वैल्यू बदल रही है क्या? नहीं, ये पहली कंडीशन तो वेरी होगी। दूसरी मुझे पता करना है mx, ये mx है, mx भी थ्रू आउट लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखते हैं इसे, यहाँ का मुझे रिएक्शन कितना है वो पता कराना है, और यहाँ का रिएक्शन कितना है मुझे वो पता कराना है। अब मैं अगर आपको ये दिखा दूँ, ये W और ये टोटल लेंथ L, इंटेंसिटी W, वो कहीं पे एक्ट होगा, वो होगा हाफ, उसका मैग्नीट्यूड होगा हाफ W इंटू L, यही मैग्नीट्यूड होगा उसका। वो एक्ट करेगा एट अ डिस्टेंस, एट अ सेंट्रोइड ऑफ दिस डायग्राम L/3 फ्रॉम दिस साइड, राइट, और 2L/3 फ्रॉम दिस साइड। तो इस रिएक्शन को अगर लिखना है मुझे तो मैं पूरा लिख दूंगा WL/2 जो लोड था। ये इस साइड का रिएक्शन लिखने के लिए मैं रिमेनिंग वाला डिस्टेंस लूंगा। ये रिमेनिंग वाला डिस्टेंस जो है वो है 2L/3, ये शॉर्टकट है, याद रखना, 2L/3। अगर इस रिएक्शन को मैंने लोड P लिख दिया तो मुझे लिखना पड़ता है P इंटू रिमेनिंग डिस्टेंस विच इज 2L/3 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ L, ऐसे। तो मैंने वो पहले वाला लोड रख दिया यहाँ पे WL/2 इंटू रिमेनिंग डिस्टेंस विच इज 2L/3, राइट, डिवाइडेड बाई टोटल स्पैन। 2L/3 को L से डिवाइड करूंगा, बचेगा क्या? 2/3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस एंड में बचेगा WL/3, दैट्स इट, WL/3। अगर यहाँ पे WL/3 दिख रहा है, यहाँ पे बचना चाहिए WL/6। क्यों? वापस वैसे ही करके देखते हैं, WL/2 ये आ गया, रिमेनिंग डिस्टेंस इज L/3/L, तो ये LL कैंसिल हो जाएगा, WL/6। आपके सामने रिएक्शंस मिल चुकी है। रिएक्शन मिलने के बाद में आपको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना होता है किसी भी एक सेक्शन पे, और वो हर सेक्शन पे सेम होना चाहिए, इस सेक्शन पे भी सेम होना चाहिए। हाँ होगा, यहाँ से अगर डिस्टेंस x ले लिया तो हर सेक्शन पे सेम होगा, क्योंकि लोडिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। अब यहाँ पे
मूवमेंट एट एनी सेक्शन एक्स का मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, इस साइड से अगर मैं देखता हूं, ए WL/6 upward loading, it will cause a sagging bending moment at this section XX. It will cause a sagging bending moment at this section XX. ये जो है, ये इस सेक्शन पे सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव WL/6 इंटू एक्स, और जीरो एंड से इस सेक्शन तक बेंडिंग मूवमेंट का इक्वेशन होता है स्लोप इंटू x³/6. Here slope is equal to this total intensity W डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L. स्लोप निकालना है, अरे बच्चों ये वाला स्लोप निकालना है, ये वाला स्लोप क्या होगा, दिस वैल्यू ऑफ W डिवाइडेड बाय दिस लेंथ L. तो मैंने यहाँ पे रख दिया W/L. तो मेरे पास mx का इक्वेशन मिल गया परमानेंट अभी, WL/6 इंटू एक्स माइनस स्लोप की वैल्यू अभी हमने बता दी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लोड W that divided by L into x³ that divided by 6. This is mx equation, right? अब मेरे पास ये यूलर का इक्वेशन यूज करना है, that's it. तो मैं यूलर का इक्वेशन आपके सामने यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो जरा यहाँ पे. अब लोडिंग को वगैरह रहने दो. अब यूलर का इक्वेशन यूज करने वाला हूँ, to use that Euler's equation. यूलर इक्वेशन, यूलर कर्वेचर इक्वेशन, वो यूलर की कर्वेचर इक्वेशन हमें ये बताती है EI d2y/dx² इज इक्वल टू mx. तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे EI d2y/dx² इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ mx विच इज WL/6 into x minus W/L into x³ that divided by 6. अगर ये पहली इक्वेशन है, इसको अगर मैंने इंटीग्रेट इक्वेशन 1 इसको अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे पास बचेगा EI इंटीग्रेशन ऑफ d2y/dx² which will be dy/dx. अब इसमें पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा, इस टर्म का अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो मुझे मिल जाएगा WL/6 इंटू इसका इंटीग्रेशन किया है x²/2 मिल जाएगा, राइट, x²/2 मिल जाएगा. तो ये है WL इंटू x² दैट डिवाइडेड बाई 12 माइनस यहाँ पे W/L है, इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा और वो डिनोमिनेटर में ले लूंगा, बस उतना ही काम करना है मुझे, इस x³ में एक ऐड करना है. तो इट विल बी x⁴, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बी 24. तो इस L को मैं यहाँ से काट के यहाँ पे दिखा रहा हूँ 24L. ये काम बन गया. अब क्योंकि इंटीग्रेशन किया है, इसमें मैं एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी ऐड कर दूंगा which is C1. This will be इक्वेशन नंबर 2. मुझे इस इक्वेशन नंबर 2 को और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगी EI into y, इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx will be a y. ये पूरी थ्योरी इस डबल इंटीग्रेशन मेथड की मैंने पीछे में बता के रखी है, एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है, यू कैन वॉच दैट. WL इंटू x² में मैंने एक ऐड कर दिया 3 और डिनोमिनेटर में 12 इंटू 3 विल बी 36 माइनस W इस x⁴ में एक ऐड कर दिया 5 और 5 को डिनोमिनेटर लिया 24 120 L, राइट, 120 L. और यहाँ पे जो 3 था इसका पावर 4 बना, 5 बना, डिनोमिनेटर में L है, और यहाँ पे राइट L x² x³, ये इतना बन रहा है, प्लस यहाँ पे एक एडिशनल, यहाँ पे प्लस मुझे करना पड़ेगा, इस C1 का इंटीग्रेशन होगा C1x प्लस C2. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. अब मुझे C1 और C2 सॉल्व करने के लिए, ये C1 और C2 सॉल्व करने के लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन का यूज करना पड़ेगा. बाउंड्री कंडीशन in case of a simply supported beam, I have already had a discussion about this boundary conditions,
यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये है रोलर, यहाँ पे रोलर है, हमने x कहाँ से मेजर करना शुरू कर दिया, इस पॉइंट से इस साइड की तरफ, इसका मतलब x इस जगह पे 0 है और x इस जगह पे टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ होगी। यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। तो मुझे बाउंड्री कंडीशंस क्या मिल रही है राइट नाउ आई हैव अ बाउंड्री कंडीशंस। इस यहाँ पे देख के, इस बीम को देख के मैं बता पाता हूँ बाउंड्री कंडीशन के बारे में। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, एक बाउंड्री कंडीशन हो गई, मतलब पता हुए हुए पैरामीटर। दूसरी बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 0। अब जीरो क्या है, डिफ्लेक्शन। जीरो क्या है, डिफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस पे, x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l, राइट। तो मुझे डिफ्लेक्शन का इक्वेशन चाहिए, डिफ्लेक्शन को 0 रखने के लिए। मैं बस इतना ही डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आपके लिए ले रहा हूँ सामने एट ए सर्विस। इतना डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, इतना डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है। इस डिफ्लेक्शन के इक्वेशन को यूज करके हमारी एक बाउंड्री कंडीशन हमें ये बोल रही थी x जब 0 रहेगा डिफ्लेक्शन तब 0 रहेगा। तो ये डिफ्लेक्शन को मैंने 0 रख दिया और इस x को भी मैंने 0 रख दिया, इस x को भी 0 रख दिया, समझ रहे हो, इस x को भी 0 रख दिया। तो मेरे पास C2 क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली 0, C2 मिल जाएगा डायरेक्टली 0। पहली बाउंड्री कंडीशन यूज हो गई और C2 मिल गया। नाउ आई वांट टू यूज अ सेकंड बाउंड्री कंडीशन, नाउ आई वांट टू यूज अ सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमें ये बता रही थी एट x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इस y को मैंने 0 कर दिया, x इज इक्वल टू l। तो अब यहाँ पे आ रहा है ट्विस्ट, तो इसके लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे e इंटू आई इंटू वाई, वाई 0 था इसीलिए यहाँ की पहली वैल्यू तो 0 आ गई। WL x को हमने रख दिया है l, तो ये बन जाएगा x l क्यूब, इसका मतलब l क्यूब l रेज टू 4, WL रेज टू 4 दैट डिवाइडेड बाय 36 माइनस W, इस x को l रख दिया तो l रेज टू 5 डिवाइडेड बाय l, अगेन इट विल बी l रेज टू 4 दैट डिवाइडेड बाय 120 प्लस C1 इंटू l, C2 पहले से 0 था, C2 पहले से 0 था। अब मुझे C1 इंटू l निकालना है, तो इस l को भी अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बचेगा l क्यूब, मैं l से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास C1 बचेगा, ये प्लस C1 इधर में है तो वो साइड में ये माइनस वाला जो टर्म है WL क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 120 बन जाएगी, माइनस WL क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 36। तो C1 की वैल्यू जो है वो मुझे लगता है नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव कितनी आएगी वो विल कैलकुलेट इट। ये आ रहा है 7/360, C1 इज माइनस 7/360, इतनी वैल्यू इसकी आ रही है, दैट्स इट। द C1 इज 7/360। नाउ द क्वेश्चन इज हमें निकालना था थीटा एट पॉइंट बी, थीटा एट पॉइंट बी। मैं पिछले इस स्लाइड्स में आके देखता हूँ, मुझे निकालना है थीटा एट पॉइंट बी। थीटा कौन सा, बी पॉइंट ये है, यहाँ पे देखो बी पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे थीटा निकालना है। इस पॉइंट पे x कितना है, x यहीं से शुरू हो रहा है, x यहीं से शुरू हो रहा था हमने जब कैलकुलेशन किया था इस तरफ, x इज इक्वल टू 0। थीटा का इक्वेशन कौन सा है, थीटा का इक्वेशन, थीटा मतलब होता है dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स। तो मैं आपके लिए ये dy बाई डी एक्स का इक्वेशन सेपरेट ले रहा हूं बाजू में, ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मतलब होता है थीटा, वो पहले ही लेक्चर में बताया था, dy बाई डी एक्स इज थीटा। अब ये जो इक्वेशन है x के हिसाब से वेरी हो रहा है। अब अगर थीटा बी पॉइंट का निकालना है तो मुझे x रखना पड़ेगा जो बी पॉइंट पे है, क्योंकि ये बीम ऐसा था और यहीं से x शुरू हो रहा था, तो x इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट बी, ये भी हमें पता है। अब यहाँ पे x रख दो तो मुझे dy बाई डी एक्स मतलब थीटा एट पॉइंट बी निकलेगा, x अगर 0 रख दिया तो थीटा बी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EI dy बाई डी एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू, x को 0 रख दिया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ C1, सिर्फ और सिर्फ C1। So I'm writing it now, dy by dx at x is equal to 0 is EI into theta b is equal to C1, right?
theta b is equal to c1 that divided by ei. now what is the value of a c1, मुझे वो देखना है. theta b is equal to मुझे c1 की वैल्यू जाननी है. अब c1 की वैल्यू आई थी -7/360. c1 इज -7 that divided by 360 divided by ei, राइट. और वहां पे हमने एक चीज देखी नहीं थी, 7/360 which was a WL cube. नेक्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ C1 7/360 into WL cube. दिस वाज अ थीटा. ठीक है, यहाँ से देखते हैं थीटा भी 7/360 WL cube by EI. तो ऑप्शन में कोई है क्या, देखते हैं इसमें, और होगा तो वही आंसर होगा, अगर नहीं है तो कुछ तो मिस्टेक होगा. आई होप इट शुड बी अ राइट वन. आई होप इट शुड बी अ राइट वन. यहाँ पे देखते हैं 7/360. सो दिस ऑप्शन 4 इज राइट वन. अगर यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया साइन के साथ, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कभी कभी पूछ सकते हैं. हमारा जो आंसर आया नेगेटिव, इस एंड पे नेगेटिव का मतलब ये होता है, इस एंड पे नेगेटिव का मतलब इस तरफ सेक्शन लिया तो ये हो जाता है पॉजिटिव एक्स सेक्शन. ये तरफ का सेक्शन जो है वो होता है पॉजिटिव एक्स, राइट. अब पॉजिटिव वाई इस डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव वाई इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव वाई. अब नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में नेगेटिव एंगल होता है, तो ये है नेगेटिव एंगल, ये है अब नेगेटिव एंगल. तो ये है एंगल का साइन at this end point B, which is anti-clockwise. 7 anti-clockwise at a point B. वो भी मैंने बता दिया है. If you want to follow, you have to watch the video which I have of the